हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा जनवरी 2017 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो गाइज, इससे पहले हमने पिछले क्लास में जनवरी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा था, जिसमें हमने 55 प्रश्नों के क्वेश्चंस को हल किया था। तो गाइज, आज के वीडियो में हम जनवरी 2017 से रिलेटेड ही 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 56 से। प्रश्न संख्या 56 से 15 तक के प्रश्नों को कथन के रूप में दिया गया है और इनको स्थापना और तर्क में दिया गया है और हमको विकल्प को छांट करके इसके उत्तर को बताना है। तो गाइज, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न संख्या 56। तो गाइज, प्रश्न है, स्थापना दिया गया है, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है। और इसके तर्क दिए गए हैं गाइज। इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। तो गाइज, आपको बता दें कि जो स्थापना दिया गया है वो तो सही है, लेकिन इसका तर्क है वो गलत दिया गया है। और गाइज, ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों सही, बी ऑप्शन है दोनों गलत, सी ऑप्शन है ए गलत और आर सही, और डी ऑप्शन है ए सही और आर गलत। तो गाइज, हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। ए सही है, लेकिन जो इसका तर्क दिया गया है वो गलत यहाँ पर दिया गया है। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को लोक के जीवन में समाहित कर देता है या लोक के मंगल में लीन होकर स्व का भान नहीं करता, वहीं पर भाव की पवित्र भूमि होती है। कविता में विश्व हृदय का आभास यथार्थवादी अवस्था नहीं है, बल्कि कविता में लोक का सत्य चित्रण या ऐसे कहें कि हूबहू चित्रण ही यथार्थवादी अवस्था होता है, मात्र आभास नहीं होता है। इसीलिए इसका रीजन जो दिया गया है वो वहां पर गलत दिया गया है। तो गाइज, चलते अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 57 है गाइज। गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज, प्रश्न संख्या 57 है, स्थापना दिया गया है, काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है और तर्क है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। गाइज, यहाँ पर ये भी बात सही कहा जा रहा है। और ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है दोनों सही, बी ऑप्शन है दोनों गलत, सी ऑप्शन है ए गलत आर सही और डी ऑप्शन है ए सही आर गलत। तो गाइज, यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही जा रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 58 है गाइज। स्थापना दिया गया है, रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। ये बिल्कुल गलत है और इसका जो तर्क दिया गया है, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। तो गाइज, आपने देखा ही है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सेम दिए गए हैं। तो गाइज, इस प्रश्न का सही हमारा उत्तर होता है ऑप्शन सी, क्योंकि इसका स्थापना गलत है और इसका जो तर्क दिया गया है, रीजन दिया गया है, वो भी यहाँ पर गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही गई हैं, क्योंकि रस को ज्ञान से नहीं बल्कि संवेदना और भाव से ग्रहण हमको करते हैं, और जहाँ हृदय की वास्तविक अनुभूति होती है वहाँ बुद्धि की सत्ता नहीं होती। अनुभूति संवेदना आधारित और बौद्धिकता तर्क पर आधारित होता है। इसीलिए दोनों ही यहाँ पर बातें गलत कही गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, स्थापना दिया गया है और कहा जा रहा है स्थापना में, छाया वदोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। बिल्कुल भी गलत बात है ये, क्योंकि छाया वदोत्तर कविता मात्र विचार प्रधान काव्य नहीं है, उसमें सामाजिक चेतना और भावबोध, संवेदना और यथार्थवाद को भी अपने परिवार में शामिल किया गया है। और इसका तर्क दिया गया है क्योंकि उसमें कवि की निजी संवेदना अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। गाइस, यहाँ पर यह भी बात बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। छायादोत्तर कविता में प्रयोगवाद जरूर बौद्धिकता और विचार प्रधान काव्य को वरीयता देता है,
विचार प्रधान काव्य में भी कवि को निजी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है गाइस। तो यहाँ पर ये भी गलत कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का गाइस सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। यहाँ पर ए और जो आर तर्क दिया गया है वो दोनों का दोनों ही गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 60 है गाइस। स्थापना दिया गया है, कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। वो अपने निजत्व का उपलब्धि नहीं करता गाइस। कला के माध्यम से कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि नहीं करता, बल्कि कला की उपलब्धि करता है और कला को जन कल्याण का मार्ग भी बनाता है। और इसका तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि है। गाइस ये बात बिल्कुल भी सही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी। इसका स्थापना गलत दिया गया है, लेकिन इसका जो रीजन है वो बिल्कुल सही दिया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ गाइस। और प्रश्न है, इसका स्थापना दिया गया है, काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकात्मिति में है। बिल्कुल सही बात है। और इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। गाइस ये बात बिल्कुल गलत है। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आपस में संबंध होते हैं, तभी काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है। और गाइस यहाँ पर रीजन में दिया गया है कि असंबद्ध होते हैं, इसीलिए जो इसका रीजन है वो गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन ए सही है, लेकिन इसका जो रीजन है, जो तर्क दिया गया है वो गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप गाइस कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो गाइस एक बार वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए गाइस, स्थापना दिया गया है, मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। और तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रवृत्ति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। गाइस यह भी यहाँ पर बात एकदम सही कहा जा रहा है। गाइस मिथक एक कथा होता है जिसमें सृष्टि के प्रारंभिक दौर के आदिम मानव की विचार शैली, जो कि विज्ञान, धर्म, दर्शन आदि से संदर्भित होता है, उसका संश्लिष्ट रूप है। यह विचार ज़्यादातर धार्मिकता से उत्पन्न होता है, क्योंकि उस समय भारत का मूल विश्वास धर्म में था और यही धीरे धीरे आदिम मानव की परंपरा और संस्कृति बन गए। इसमें अति मानवीय गुणों का वर्णन होता है। मिथक मनुष्य की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। मिथक में चेतन की अपेक्षा अचेतन का प्रधान होता है। प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथकीय रचना का मूल होता है। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हुआ ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों ही यहाँ पर सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो गाइस प्रश्न संख्या 63 है, कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। बिल्कुल ही गलत बात यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य न होकर एक ऐच्छिक होता है। मात्र श्रृंगार ही पाठक को आनंदित नहीं करता, अन्य जो करुण रस, शांत रस, वीर रस ये हैं, ये पाठक को आनंदित और द्रवित करते हैं। गाइस इसका तर्क दिया गया है, क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। यह भी बात यहाँ पर गलत कही जा रही है, क्योंकि जैसे में करुण, शांत और वीर रस है, ये सभी पाठक को आनंदित और द्रवित करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो स्थापना है और तर्क है वो दोनों ही यहाँ पर गलत दिया गया है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 64 है, स्थापना दिया गया है, कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। गाइस यहाँ पर यह भी बात बिल्कुल गलत कहा जा रहा है
और तर्क दिया गया है, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। गाइज यह भी बात बिल्कुल यहाँ पर गलत कही जा रही है। छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के साथ सामाजिक जीवन से प्रतिबद्ध रहा है और कविता अलौकिक और आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि लौकिक प्रक्रिया भी है। कविता में जीवन का लौकिक पक्ष भी आ सकता है या होता है। अतः गाइज यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही जा रही हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न गाइज प्रश्न संख्या 65। स्थापना दिया गया है, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया। यह भी बिल्कुल गलत कहा जा रहा है और इसका रीजन दिया जा रहा है, इसी कारण छायावादी कविता ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। तो गाइस यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही गई हैं, क्योंकि छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के साथ सामाजिक जीवन से प्रतिबद्ध रहा और यह अहमवादी नहीं बल्कि रहस्यवादी बन गया। यह आत्म केंद्रित होकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुआ। छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा नहीं की। तो गाइस यहाँ पर जो दोनों दिया गया है स्थापना और तर्क, वो दोनों ही बातें गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइस ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइस सूची 1 के ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्नलिखित सूची 1 के ऑप्शन से गाइस, जे ही पंखी के नियर होई करे बिरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तरीवर हुई निपात। और बी ऑप्शन है, सब हमको सपने हूँ में सोच, जा जिनते बिछुरे नंद नंदन ता दिनते यह पूछ। और सी ऑप्शन है, अब जीवन की है कपि आस न कोय, कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। और डी ऑप्शन है, जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरक पताल, आप ही कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। और गाइस सूची 2 के ऑप्शन हैं, तुलसीदास, नंददास, सूरदास, जायसी और रहीम। तो गाइज आपको बता दें कि जो ऑप्शन ए है, जे ही पंखी के नियर होई करे बिरह के बाद, सोई पंखी जायरी तरीवर होई निपात। गाइज यह पंक्तियां हैं जायसी की। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन 4 में, ए का 4 से मिलाएंगे, जो कि ये पंक्तियां हैं गाइज जायसी की। वही गाइज जो बी ऑप्शन है, हमको सपने हूँ में सोच, जा दिनते बिछुरे नंद नंदन ता दिनते यह पूछ। गाइज ये पंक्तियां हैं सूरदास की। और अगले पंक्ति की तरफ चलते हैं, ऑप्शन सी की तरफ। अब जीवन की है कपि आस न कोय, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होए। गाइज यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। तो इसको हम मिला देते हैं ऑप्शन ए में। और जो डी ऑप्शन है, जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल। गाइज ये पंक्तियां हैं रहीमदास जी की। तो गाइज इसको हम मिलाएंगे। तो गाइज ऑप्शन डी को हम मिलाएंगे। गाइज ये पंक्तियां हैं रहीमदास जी की। तो गाइज चलते हैं इसके कोड को देख लेते हैं कि कोड कैसे दिया गया है। एक बार देख लीजिए, जो ए है उसका चौथा, और बी का तीसरा, सी का पहला और डी का 5वां। तो चलते हैं देख लेते हैं इसके आंसर को। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो गाइस हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न गाइस प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची के ऑप्शन हैं, मैना, ऋतुवर्ण, रुक्मिणी, राघव चेतन। और सूची 2 के ऑप्शन से मृगावती, चंदायन, सत्यवती कथा, पद्मावत, हंस, जवाहिर। तो गाइज ये जो मैना पात्र है, ये पात्र है गाइज चंदायन में का। और ऋतुवर्ण ये पात्र हैं सत्यवती कथा का। और चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। और देखिए रुक्मिणी गाइज ये हैं मृगावती की पात्र, रुक्मिणी, मृगावती। और जो राघव चेतन है ये हैं गाइज, ये पात्र हैं पद्मावत के। राघव चेतन पद्मावत के पात्र हैं।
तो गाइज इसके कोड को देख लेते हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, पहले का दूसरा और बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन हैं, इशारे जिंदगी के, बूंद टपकी एक नब से, चार ईमानदार, मेरा प्रतिनिधि। और सूची दो के ऑप्शन हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। तो गाइज आपको बता दें कि जो इशारे जिंदगी की ये कविता है अज्ञेय की। इशारे जिंदगी का हमेशा अज्ञेय होता है गाइज, तो इसके जो रचनाकार हुए वो हुए अज्ञेय। वहीं बूंद टपकी एक नब से, तो गाइज इसके रचनाकार हुए भवानी प्रसाद मिश्र। बूंद टपकी एक नब से अर्थात भवानी ने नब से एक बूंद टपकाई, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो बूंद टपकी एक नब से अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र। और जो चार ईमानदार कविता है गाइज ये है कुंवर नारायण का। चार ईमानदार ये है कुंवर नारायण। और मेरा प्रतिनिधि गाइज ये कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। तो चलिए देख लेते हैं इसका कोड। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का 4 और डी का 5। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है, प्रेम पथिक, गीतिका, सांध्य गीत, गुंजन। और सूची दो के ऑप्शन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो गाइज जो ये प्रेम पथिक रचना है ये है गाइज जयशंकर प्रसाद की। और गीतिका ये रचना है गाइज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और सांध्य गीत है महादेवी वर्मा का। और जो गुंजन है गाइज वो है सुमित्रा नंदन पंत का। तो गाइज इस हिसाब से हमारा जो सही प्रश्न का आंसर होता है वो हुआ ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर सॉरी गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए, बी नहीं है बल्कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि ए का 5वां और बी का पहला और जो सी का है वो है दूसरा और डी का तीसरा। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। और जो सूची एक के ऑप्शन है, पूछ की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर। सूची दो के ऑप्शन है, न्यायप्रियता, ऋण की समस्या, जाति भेद, राष्ट्रीय चेतना, अनमेल विवाह। तो गाइस पूछ की रात में ऋण की समस्याओं का वर्णन किया गया है। जो पूछ का रात है गाइस वो ऋण की समस्या इसका मुख्य केंद्र है। तो गाइस शतरंज के खिलाड़ी इसमें राष्ट्रीय चेतना का वर्णन किया गया है। और ठाकुर का कुआं में गाइस जाति भेद का वर्णन किया गया है। और पंच परमेश्वर में न्यायप्रियता का वर्णन किया गया है। पंच परमेश्वर न्यायप्रियता से संबंधित है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन से गाइस सेल्मा, निर्गुनिया, माणिक मुल्ला, सरस्वती। और सूची दो के ऑप्शन हैं, यह पथ बंधु था, सूरज का 7वां घोड़ा, अपने अपने अजनबी, नाचो बहुत गोपाल, कितने चौराहे। तो गाइज ये जो निर्गुनिया है ये पात्र है नाचो बहुत गोपाल का। और गाइज सेल्मा ये पात्र है अपने अपने अजनबी। और माणिक मुल्ला, गाइज माणिक मुल्ला ये पात्र हैं सूरज का 7वां घोड़ा। और सरस्वती ये पात्र हैं यह पथ बंधु था। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी को, ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है गाइज, निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए।
और गाइस सूची 1 के ऑप्शंस हैं रेशमी टाई, लाटरी, पर्दे के पीछे रीढ़ की हड्डी। और सूची 2 के ऑप्शंस हैं उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। गाइस रेशमी टाई के एकांकीकार हैं गाइस रामकुमार वर्मा। और लॉटरी, गाइस लॉटरी के एकांकीकार हैं भुवनेश्वर प्रसाद। वहीं पर्दे के पीछे इसके उपन्यासकार हैं गाइस उदय शंकर भट्ट। और रीढ़ की हड्डी इसके एकांकीकार हैं गाइस जगदीश चंद्र माथुर। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का पांचवा। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइस सूची 1 के ऑप्शंस हैं चंपा बुधगुप्त, आलोपी बंशीधर, सिरचंद मानू, बाबा भारती खड़क सिंह। और सूची 2 के ऑप्शन हैं नमक का दरोगा, ठेस, हार की जीत, आकाशदीप, ताई। तो गाइस चंपा और बुधगुप्त गाइस ये पात्र हैं आकाशदीप के। तो हम देखेंगे कि ए का चौथा वाला ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है। तो गाइस वो दिया गया है ऑप्शन ए में, ए का चौथा। यानी कि हम केवल एक ऑप्शन से पता लगा लिए कि हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो गाइस पहले का चौथा हो गया। वहीं जो बी है आलोपी दिन बंशीधर, गाइस ये पात्र हैं नमक का दरोगा। तो आप देख सकते हैं बी का पहला। वहीं सिरचन और मानू, गाइस ये पात्र हैं ठेस के। तो देख सकते हैं सी का दूसरा। और बाबा भारती और खड़क सिंह, गाइस ये पात्र हैं हार की जीत का। तो गाइस इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइज सूची 1 के ऑप्शन है वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। सूची 2 के ऑप्शन है क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन, कुंतक, वामन, भरत। तो गाइज आई होप कि ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले क्लासों में इस प्रश्न को कम से कम 3 से 4 बार तो हम लोगों ने इस प्रश्न को कर ही लिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे। तो गाइस जो वक्रोक्ति सिद्धांत है ये सिद्धांत है आचार्य कुंतक का। वहीं रीति सिद्धांत है गाइस वामन का। और औचित्य सिद्धांत गाइस ये इसके सिद्धांतकार हैं आचार्य क्षेमेंद्र। और ध्वनि सिद्धांत है गाइस आनंद वर्धन का। वही गाइस भरत मुनि के सिद्धांत का नाम है रस सिद्धांत। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो गाइस ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और देखिए सूची 1 के ऑप्शन हैं अरुण यह मधुमेह देश हमारा, बी है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। और सी ऑप्शन है तुम कनक किरण से अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों। डी ऑप्शन है आह वेदना मिली विदाई। और सूची 2 के ऑप्शन है गाइज मालविका, देवसेना, कार्नेलिया, अलका, राक्षस। तो गाइज हमको देखना है कि कौन से पंक्ति को किसने कहा है या कौन से गीत को किसने गाया है। तो गाइज अरुण यह मधुमेह देश हमारा, गाइज इस नाट्य गीत के को जिसने गाया है वो है कार्नेलिया। तो इसको हम मिला देंगे ऑप्शन 3 में। और जो बी वाला है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, गाइस यह नाट्य गीत गाया है अलका ने। तो इसको हम मिला देंगे ऑप्शन 4 में। और जो सी ऑप्शन है तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों, गाइस ये नाट्य गीत की पंक्तियां इसके कहने वाले हैं राक्षस। तो इसको मिला देंगे ऑप्शन 5 में। और आह वेदना मिली विदाई, गाइस यह जो पंक्तियां कही गई हैं यह कही गई हैं देवसेना से। तो इसको मिला देंगे ऑप्शन 2 में। तो गाइस अब देख लेते हैं इस प्रश्न का कोड सही कौन सा होगा। तो ए का
तीसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा और डी का दूसरा। तो चलते हैं कोड को देख लेते हैं। तो गाइज ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा और डी का दूसरा। तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी। आई होप गाइज कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।